चलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में देखो हमने कहा पल्स प्रेशर तक कंप्लीट किया था। अब आइए यहां पर देखते हैं क्या है पल्स। तो देखो पल्स जो होता है इसको हम बोलेंगे वेव ऑफ डिस्टेंशन felt on wall of artery, inner wall of artery. Clear? Following ventricular systole. ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये हो गया पल्स। आपको पता है कितना होता है नॉर्मल, 72 टाइम्स पर मिनट। ये चीज हो गया। तो ये पल्स यहां पर। अब देखो यहां से जो रिलेटेड है कुछ एक डिजीज जो कि आपके एनसीईआरटी में हमने बता दिया था ना, स्फिग्मोमैनोमीटर मेजर करता ब्लड प्रेशर का। तो देखो एक हो गया यहां पर हाइपर टेंशन। हम बात कर लें तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो था 120/80 mm ऑफ Hg। 120 क्या था सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 क्या था डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो देखिए यहां पर अब जैसे ये क्या है आप बात करें तो देखिए ये आर्टरी हो गया। अब यहां से क्या है ब्लड आ रहा है यहां से, अब इसने इस पे लगाया ये, तो यही जो फील करते हैं हम उसी को पल्स बोला। ठीक, अब देखो यहां पर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगता है। क्या लिखेंगे, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन। तो फिर क्या होगा, अब ये क्या आ रहा था यहां पर, अब अचानक से एरिया क्या हो गया कम, तो फिर क्या हो गया अचानक से प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिख दें क्या 140/90 mm Hg। ठीक है, ब्लड प्रेशर ऐसे लिख दो साथ में मिला के ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन। तो ये चीज हो गया। इसकी वजह कर अगर बहुत ज्यादा हो गया तो फिर देयर इज अ चांसेस ऑफ रप्चर ऑफ आर्टेरियल वॉल। आर्टेरियल वॉल रप्चर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटरनल ब्लीडिंग। तो इसकी वजह कर क्या होगा रप्चर ऑफ, क्या लिखे चांसेस ऑफ रप्चर ऑफ आर्टेरियल वॉल। तो फिर क्या होगा इंटरनल ब्लीडिंग, और फिर तो ब्लॉकेज ऑफ, तो इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह कर क्या होगा क्लॉट करेगा ब्लड, तो ये क्या होगा ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी। ठीक, तो इसकी वजह कर क्या होगा डिक्रीज और स्टॉप सप्लाई ऑफ ब्लड टू वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स एंड सो ऑन। तो फिर क्या होगा देयर इज अ चांसेस ऑफ डेथ, डेथ का भी चांसेस हो सकता है। तो ये था, तो यहाँ पर पल्स हो गया आपने हाइपरटेंशन। तो अब ये चीज़ क्या था, अब यहाँ से थोड़ी बात और देख लें। देखो अगर हम बात करें 100 ml
जैसे आपके एनसीईआरटी में ये लिखा था, अगर ह्यूमन सिंपल डिफ्यूजन पे डिपेंड किया तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हेड टू टो पहुंचने में क्या होगा, 3 इयर्स लग जाएगा। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, ठीक, फ्रॉम हेड टू टो takes 3 years if depends on simple डिफ्यूजन। तो देखो ये एनसीईआरटी का लाइन है, तो ये भी आपके एंट्रेंस में सवाल बन सकता है। ठीक, तो क्या हुआ, तो हमारे पास क्या है, रेस्पाइरेटरी पिगमेंट। क्या है रेस्पायरेटरी पिगमेंट, सवाल पूछा हुआ आपके एंट्रेंस 2013 में, हेमोग्लोबिन। कहाँ होता है, इन आरबीसी, आरबीसी में होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये रेस्पायरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन। अब देखो 100 ml ऑफ ब्लड क्या होगा, 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन। ध्यान दीजिएगा 100 ml ब्लड में कितना, 15 ग्राम। 1 ग्राम हेमोग्लोबिन, HB का मतलब हेमोग्लोबिन, कैरी कितना, 1.34 ml ऑफ O2। क्लियर, ये तो देखो 100 ml ऑफ ब्लड क्या हो जाएगा, 15 इंटू 1.34 ml ऑफ O2, अप्रॉक्स कितना आएगा, 20 ml ऑफ O2 कैरी करता है। ध्यान रखिएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हो गया, किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये था। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहां जाएगा, वो टिश्यू तक जाएगा, 5 ml टिश्यू को दे देता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 15 ml ऑफ ब्लड O2 रहता है। क्लियर, तो लिख लीजिएगा 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना कैरी करेगा, 15 अप्रॉक्स 15 ml ऑफ O2। दैट मीन्स 5 ml O2 किसको दे दिया, टिश्यू, टू परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये लिख लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो ये प्लांट में, एनिमल में ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आ रहे हैं कहाँ, प्लांट में ट्रांसपोर्ट देखें जल्दी से। तो देखो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, अगर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हम बात करें तो यहां पर देखो हम पहले क्या है, टिश्यू बात कर लें। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, वैस्कुलर टिश्यूज, जिसको आप क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से यहां पर मतलब नहीं है,
तो हम इसीलिए ऐसे लिख दिया। तो एक देखो क्या होता है, फ्लोएम हो गया, फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करेगा, तो देखिए फ्लोएम के बारे में बात करें तो पहले तो हम कंपोनेंट बात कर लें, ठीक है। कंपोनेंट, इनके कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, एक क्या होगा सीव ट्यूब, दूसरा कॉम्पेनियन सेल्स, जिसको हम सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं, और अगला क्या है फ्लोएम पैरेनकाइमा, नेक्स्ट फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा, या उसमें आप फाइबर्स बोल दीजिए, ठीक है। तो यहां से देखो मेन जो कंडक्टिंग टिश्यू है ये, तो ये आपको पता है ये क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, और इसको हम सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं, या सिस्टर सेल्स, क्यों, क्योंकि इसका न्यूक्लियर एक्टिविटीज कौन रेगुलेट करता है, कॉम्पेनियन सेल। अब इसके बारे में हम बात करें तो ये क्या है, तो ये करेगा, चलो आगे हम नीचे लिखते हैं, ये आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और ये क्या करेगा, लेटरल या ट्रांसवर्स ट्रांसपोर्ट करता है, लेटरल ट्रांसपोर्ट साइड से, और ये क्या कहेंगे वर्टिकल ट्रांसपोर्ट, ये क्या करेगा वर्टिकल ट्रांसपोर्ट करेगा, ऐसे लिख दो। अब वर्टिकल ट्रांसपोर्ट में भी हम बात कर लें कि बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, क्या लिख दें, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। अब क्या है, तो यहां से आपने जो देखा पॉइंट लिख दें, सवाल बन सकता है टिश्यू से, सीव ट्यूब कॉम्पेनियन सेल्स and phloem parenchyma are made up of living cells except phloem fibers। मतलब ये डेड सेल का बना होता है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे टिश्यू से पूछा जा सकता है, तो यहां ध्यान रखिएगा। अब यहां से आपको ट्रांसलोकेटेड शुगर क्या है बताया था, सुक्रोज, क्लियर। तो ये कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के थ्रू। आइए नेक्स्ट हम पार्ट देख लें, क्योंकि वो आपके एंट्रेंस में भी पूछा हुआ है। जाइलम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है, तो फ्लोएम के बारे में पूछ सकता है। जाइलम, क्लियर। इसका आप कंपोनेंट्स बात करें
तो क्या हो जाएंगे कंपोनेंट? ट्रैकेट्स, क्या बोलेंगे? ट्रैकेट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन काइमा। तो ट्रैकेड एंड वेसल्स आपके एंट्रेंस में देखो यहां से सवाल पूछा, इसको बोलते हैं ट्रैकियरी एलिमेंट, मिला के बोल दे रहे हैं। और ये क्या करता है? वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जिसको एसेंट ऑफ सेप भी बोलते थे। तो ये सवाल पूछा जा चुका है, वर्टिकल ट्रांसपोर्ट और एसेंट ऑफ सेप के लिए कौन कौन इन्वॉल्व होता है? ट्रैकेड एंड वेसल्स। ये क्या कर रहा है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जैसे वहां था मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। और इसके बारे में बात करें तो जो वहां कर रहा था ये भी क्या है? लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्लियर? तो यहां पर आप वही चीज जैसे वहां लिखा था नोट से, तो यहां पर भी बात करेंगे। देखो, ट्रैकेट्स, वेसल्स एंड जाइलम fibers are made up of dead cells except xylem parenchyma। तो यहां पर क्या लिखिएगा? यूनिडायरेक्शनल movement of water and minerals through xylem। ये आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यूनिडायरेक्शनल, अब यूनिडायरेक्शनल का मतलब भी पूछ सकता है कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मतलब रूट्स टू लीव्स, ये चीज। तो ये था, यहां पर हमने देख लिया। और अब आगे हम बात करेंगे कि ये ट्रांसपोर्ट हो कैसे रहा है, सबको मिला के, वाटर और मिनरल्स को मिला करके हम, और फूड को मिला करके बात कर लेंगे। चलिए ये लिख लीजिएगा। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये जो है बाय ट्रांसपिरेशनल पुल, ये क्या होगा? mainly during daytime। क्लियर? और दूसरा बाय रूट प्रेशर, मेनली ड्यूरिंग नाइट। तो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये भी एक सवाल बन सकता है कि नाइट के दौरान कौन और डे के दौरान कौन। क्यों?
क्योंकि ये जो रूट प्रेशर है दैट इज रिलेटेड टू द ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी नाइट में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डे, और क्या है क्लॉडी वेदर हो गया वहां पर। तो क्या होगा नाइट और क्लॉडी वेदर में क्या होगा ट्रांसपीरेशन का चांसेस कम होगा या नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा ट्रांसपीरेशनल पुल नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे अब देखिए अगर हम बात करें ये प्लांट है, क्लियर, और ये आप लीव कर दें, तो यहां से क्या ये देखिए तो ये इसको हम दिखा रहे हैं क्या है ये जाइलम, क्लियर, और ये क्या आपको पता है ये लीफ है, क्लियर, और ये देख लो क्या हो गया सन हो गया, और ये इसका क्या हो गया मान लो यहां पर क्या है स्टोमेटा। तो अब क्या होगा H2O, लेकिन क्या वेपर फॉर्म में, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अगर यहां से वाटर लॉस हो रहा है तो यहां पर मीडियम कैसा हो रहा है हाइपरटोनिक, और यहां पर क्या है हाइपो, तो वाटर का मूवमेंट कहां से फ्रॉम हाइपो टू हाइपर, बस ये ध्यान रखिएगा। ट्रांसपीरेशनल पुल जो है मेनली जो होता है टू पुल द वाटर, ट्रांसपीरेशन होगा, और ट्रांसपीरेशन होने की वजह कर क्या होगा वाटर ऊपर की तरफ पुल होगा, ऐसे कैपिलरी सिस्टम के फॉर्म में, इस तरह से एक वाटर दूसरे वाटर से होल्डेड होगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्लास 11th में आएंगे तो पढ़ेंगे, ऐसे, क्लियर है। ये वाटर जाता जाएगा और एक एक ऊपर आता जाएगा, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशनल पुल। इसको हम क्या बोलेंगे ट्रांसपीरेशनल पुल बोलेंगे। तो आपको पता है क्या होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। आइए नेक्स्ट, इसी में क्या होगा ड्यूरिंग द नाइट बस आप ज्यादा लिखे ना, ड्यूरिंग द नाइट क्या है यहां पर ह्यूमिडिटी होगा, और उस ह्यूमिडिटी की वजह कर क्या होगा प्रेशर डेवलप्ड होगा, और उस प्रेशर की वजह कर क्या होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स और ऊपर की तरफ जाएंगे, बस और कुछ नहीं ड्यूरिंग द नाइट। आइए अब इस तरह से हम एक डायग्राम बनाते हैं।
ये उतार लीजिएगा साथ साथ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हम तो देखिए यहां पर ये जो पार्ट है इसको हमने लिख दिया क्या, जाइलम। ये क्या है, सीव ट्यूब। और ये क्या है, कॉम्पेनियन सेल। And this is source cell and this is सिंक सेल। तो ये उतार लें, उसके बाद हम आपको बताते हैं। पहले ये डायग्राम उतार लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। चलो उतार लिया, आ जाओ। तो देखो सोर्स और सिंक, तो यहां पर हम बात करें सोर्स एंड सिंक आर इंटरचेंजेबल। देखो अगर हम बात करें ये सोर्स और ये सिंक बात करें, ठीक है। तो ये सोर्स अगर लीफ है ग्रीन लीफ, तो यहां पर क्या हो रहा है, फोटो सिंथेसिस हो रहा है। तो ये सोर्स हो गया, स्टेम रूट क्या हो गया, सिंक। तो ये चीज कब, सनी ड्यूरिंग द डे और सनी डे बात करें तो, ठीक है। सन क्लियरली अवेलेबल है। यही अगर बात करें क्लॉडी वेदर, तो फिर क्या हो जाएगा, जो सोर्स आपका ग्रीन लीफ था ऊपर, अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है लॉन्ग टाइम के लिए, तो जो स्टोर फूड है स्टेम और रूट में, वो अब क्या हो जाएगा, ये अब सिंक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा,
सोर्स हो जाएगा। दैट मीन्स सोर्स एंड सिंक आर इंटरचेंजेबल। सोर्स और सिंक कहने का मतलब कहाँ से जा रहा है और किधर को जा रहा है बस। तो देखो ये सोर्स सेल है, तो यहां पर क्या है, सुक्रोज, क्लियर। अब यहां पर क्या होगा, इधर से इधर आएगा, तो यहां क्या लिखेंगे, लोडिंग ऑफ सुक्रोज। मीडियम यहां क्या हो गया, हाइपरटोनिक, मतलब मोर सॉल्यूट हो गया, समझिएगा, हाइपरटोनिक। किसके कंपेयर में, इसको। अब इसको यहां से क्या जा रहा है, ये देखो, इसको रेड से दिखा दें, वाटर है, ये जाइलम है ना, वाटर करेगा, तो ये, तो अब पानी ये यहां देगा, किस लिए, फॉर मेकिंग हाइपोटोनिक। तो इसको हाइपोटोनिक बनाने के लिए वाटर इधर से इधर आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें और इसमें कंपेयर बात करें तो ये हाइपो है, ये हाइपर है, तो पानी इधर से इधर आया, इसकी वजह कर ये हाइपर से हाइपो हुआ इसके कंपेयर में, तो फिर फूड यहां से यहां आया, ठीक। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है, सीव पोर है। सीव पोर क्लोज रहता है कब, जब इनएक्टिव कंडीशन होता है, मतलब ग्रोइंग सीजन नहीं होता है। और जब ग्रोइंग सीजन होता है तो फिर ये पोर ओपन हो जाता है और इस पूरे को मिला के सीव प्लेट बोलेंगे, क्लियर। तो देखो यहां से अब ये इधर से ऐसे मूव कर रहा है, इधर से ऐसे मूव कर रहा है, क्लियर है, इस तरह। और साथ में क्या है, वाटर। अब देखो, अब करना क्या है, अब यहां आ गया, ये कॉम्पेनियन सेल है और यहां से यहां पहुंचाना, अनलोड करना है। तो फिर ये जो चीज है, अब यहां से वाटर इधर को जाएगा, और ये प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस, क्लियर है। तो अब ये इसके कंपेयर में ये क्या हो गया, हाइपर होगा, ठीक है। अब जब हाइपर होगा तो आप लिख लीजिए, इसको आप कह दें फिर ये क्या हो जाएगा, हाइपर। तो यहां से यहां आएगा, देन यहां से यहां आएगा, तो फिर ये क्या हो गया, अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज, क्लियर है। बस आपको डायरेक्शन हमने देखा है कि कैसे से कैसे जा रहा है और क्या मूवमेंट हो रहा है, क्लियर है। तो ये ट्रांसपोर्ट इन एनी ये प्लांट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम आएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ये जल्दी से आप नोट कर लें। एक्सक्रीटरी सिस्टम बात करें तो यहां पर जो मेनली होता है, इन्वॉल्व एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। क्या है, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन। तो अब पहले तो हम बात करेंगे कि एक्सक्रीशन होता क्या है। तो देखो, जनरली अगर सवाल पूछा जाए एक्सक्रीशन के बारे में तो लोग बोलते हैं रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। नहीं, ये जवाब नहीं होता। क्या लिखेंगे, प्रोसेस नहीं लिख रहे, सीधे रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज। मेटाबॉलिक, अब उसमें लिख देंगे मेनली नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। अब वो क्या हो जाएगा, अमोनिया
यूरिया एंड यूरिक एसिड। क्लियर है? अब दूसरा टर्म आ रहा है ऑस्मो रेगुलेशन। तो देखिए ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो क्या होता है? बैलेंस सॉल्वेंट मीन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसको आप आयंस बोल रहे हैं, जैसे Na+ हो गया, K+ हो गया, Cl- हो गया, HCO3- etc. अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है? तो ऑस्मो रेगुलेशन का काम क्या हो गया? बाय द प्रोसेस बाय विच बैलेंस द सॉल्वेंट एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अब इसी चीज को हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो देखो ये जल्दी से उतार लें। तो एक्सक्रीटरी, देखो, और पहले तो हम ऑर्गेनिज्म लिख रहे हैं और एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देखो पॉरीफेरेंस, सेलेंट्रेट्स, ठीक है? ये इसमें क्या होता है? जनरल बॉडी सरफेस। क्लियर? आगे देखिए, फिर उसके बाद प्लेटी हेलमिंथेस। याद रखिएगा इसका कॉमन नेम क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म। इसमें क्या होता है? फ्लेम सेल्स। ये क्लास 11 से अगर आपसे सवाल पूछा, ठीक है, बढ़ा आगे तो ये पूछ सकता है। आगे देखिए, एस्केलमेंथिस, जिसको आप बोलते हैं क्या? राउंड वॉर्म। इसमें क्या होता है? प्रोटो नेफ्रिडिया। फिर कौन आया? एनेलिड्स। एनुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है बॉडी। तो यहां पर नेफ्रिडिया। इसके बाद कौन आएगा? आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है? ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, मालफिजियन टिब्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट, इकाइनोडर्मेटा में एक एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, वहां पर भी जनरल बॉडी सरफेस। आइए, मोलस्का। ये आपके डायवर्सिटी से सवाल पूछ सकता है, तो इसको आप क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट। यहां पर किडनी लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सक्रीशन, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ सकता है। इसके बाद आप बात कर लें क्या? कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा? किडनीज। आइए, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में हमने बात कर लिया कि कहां पर क्या होगा। आगे देखते हैं।
ये तो उतार लिया होगा आपने, इसको हटा दें हम। तो देखिए अमोनोटेलिज्म, ठीक है, तो इसको यहां पर क्या है, अमोनिया। सॉल्युबिलिटी कहने का मतलब क्या बोलेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ water required for excretion, क्लियर। और ये क्या लिखेगा, मोस्ट टॉक्सिक, क्लियर। अब इसके अमोनोटेलिक है, अमोनिया एक्सक्रीट कर रहा है, तो जनरली क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल्स, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी चाहिए, जनरल बात करें। आइए फिर क्या है, यूरियोटेलिज्म, मतलब यूरिया, लेस अमाउंट ऑफ वाटर required for excretion, क्या है, लेस टॉक्सिक। तो यूरोटेलिक क्या होगा, एक तो क्या, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और क्या लिखे, एम्फीबियन ऑन लैंड। अगर एम्फीबियन क्या है, लैंड पे, तो ये चीज। यूरिकोटेलिज्म मतलब यूरिक एसिड, लेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट या फॉर एक्सक्रीशन। तो यहां पर लिस्ट टॉक्सिक, एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, एव्स। टेरेस्ट्रियल में ह्यूमन भी आ गया, ये चीज, तो ये लिख लीजिएगा। अब यहां से देखो एक दो बात हम बात कर लें, तो यहां तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है, फिर भी हम लिख लें, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, सबसे ज्यादा सॉल्युबल दिस, फिर उसके बाद अमोनिया, इसको ऐसे लिख दो ना, अमोनिया, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड, क्लियर। अगला टॉक्सिसिटी ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा अमोनिया, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड, तो ये लिख लिया। तो ये जो हमने आपको बताया क्या था, ये प्रोसेस था। तो ये हो किस लिए रहा है, ये टू कंजर्व वाटर, ठीक है। तो कौन क्या एक्सक्रीट कर रहा है, डेट इज टोटली डिपेंड्स ऑन
दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ अडेप्टेशन। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए क्या है, एरियल एनिमल के बारे में बात करें एप्स में, तो वो क्या होता है, लॉन्ग फ्लाई करते हैं, तो क्या है बीच में पानी कम, तो जहां पर पानी का कमी होगा, जहां सबसे ज्यादा पानी होगा वो अमोनिया करेगा, उससे कम पानी यूरिया, और बहुत कम पानी होगा तो यूरिक। दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ अडेप्टेशन टू कंजर्व वाटर। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा। इट इज अ टाइप ऑफ कंजर्वेशन, टाइप ऑफ एडेप्टेशन टू कंजर्व वाटर। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। बात करें तो ये क्या होता है इनमें, बताइए क्या होगा? 1 पेयर किडनीज, फिर क्या होगा? 1 पेयर यूरेटर, और क्या हो जाएगा? सिंगल यूरिनरी ब्लडर और यूरेथ्रा। वन पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, और क्या है? सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, और क्या हो गया? यूरेथ्रा। तो देखो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिवर, राइट किडनी थोड़ा नीचे होता है, ठीक है, और लेफ्ट किडनी ऊपर। क्लियर? तो ये क्या हो गया? ये। अब इसके बाद हम बात करें
तो ये क्या हो गया, राइट किडनी, और ये लेफ्ट किडनी, और ये क्या हो गया, लेफ्ट यूरेटर, और ये क्या हो गया, राइट यूरेटर, और ये यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरेथ्रा। ठीक है, ये चीज। तो मेल यूरेथ्रा क्या होता है, लार्ज इन साइज होता है एज कंपेयर टू फीमेल यूरेथ्रा। ठीक है, और याद रखिएगा मेल यूरेथ्रा फर्दर ये डिवाइडेड होता है, डिफरेंशिएटेड होता है, लेकिन फीमेल यूरेथ्रा कम डिफरेंशिएटेड होता है। अगर आप वाई टू वी फॉलिल बात करें तो यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो मोर चांसेस इन फीमेल कंपेयर टू दी मेल। ठीक है, क्यों, क्योंकि फीमेल अगर बात करें डायरेक्ट एक्सपोज टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और फीमेल में स्फिंक्टर भी जो होता है एक ही होता है, और मेल में स्फिंक्टर दो होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर। क्लियर है। तो यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा अगर बात करें तो मेल का एज कंपेयर टू द फीमेल। आइए, ये आपने ये दे लिया। अब इसके बाद देखो और भी अगर आप चाहते तो देखो इस तरह। मेडुलरी पिरामिड इसी तरह जैसे इधर है, ये क्या हो गया, कॉर्टेक्स, ये मेडुला हो गया, ये मेडुलरी पिरामिड हो गया, इतना डिटेल में, ये हाइलम हो गया, नहीं जाना आपको, सिंपल ये चीज़, ये जैसे इधर बनाया वैसे इधर भी बनेगा। क्लियर। आइए, अब जाइए, ये देखो ये क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में क्या बोलेंगे, इज structural and functional unit of kidney। structural and functional unit of kidney। 1.5 million nephrons in each kidney। तो एक किडनी में 1.5 नेफ्रॉन्स है, तो टोटल कितने हो गए, 3 मिलियन नेफ्रॉन्स हो गए। ये ध्यान रखिएगा टोटल। आइए, तो नेफ्रॉन में क्या क्या पार्ट होता है, चलिए देखते हैं। साथ साथ कंटिन्यू डायग्राम बनाते रहें।
तो ये देखिए, तो ये जो पार्ट आपने देखा, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, और इसको हम बोलेंगे, ये जो पूरा पार्ट है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। क्लियर? और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको आप बोलिएगा एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, और ये क्या है? पीसीटी, पीसीटी, और इसको आप बोलिएगा डीसीटी। ऐसे लिखिएगा, हम पूरा इसे यहीं पर एक्सप्लेन कर देंगे। और इसको बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए, ये क्या है? ग्लोमेरुलस। तो ये डायग्राम आप बना लें। उसके बाद इसमें क्या क्या हो रहा है अभी हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के साथ साथ बताएंगे। चलो इसको हटाते हैं। देखो, पोजीशन ऑफ किडनी एक बार आपके 11 एंट्रेंस में पूछा है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। लोअर एब्डोमेन ऑन बैक साइड, या डॉर्सल लिख लो। लोअर एब्डोमेन ऑन बैक साइड, या बैक साइड को हम बायो में डॉर्सल बोलते हैं। क्लियर? अब देखो, इसी को डायग्राम बना दिया। ये तो पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन दिखा दिया हमने कि क्या होगा। ग्लोमेरुलस होगा, बोमेन्स कैप्सूल होगा, डिसेंडिंग लिम्स होगा, एसेंडिंग लिम्स होगा, और कलेक्टिंग पीसीटी और डीसीटी साथ में कलेक्टिंग। अब इसी में हम यूरिन फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो लिखेंगे यूरिनेशन। यूरिनेशन द प्रोसेस ऑफ, या सीधे लिखें यूरिन फॉर्मेशन। क्लियर? अब ये यूरिन फॉर्मेशन में देखो स्टेप्स क्या है। फर्स्ट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वाई वी कॉल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? क्योंकि यहां से सब कुछ पास हो जाता है, इसीलिए इसको बोल दिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ग्लोमेरुलस से हो रहा है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या बोल दिया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोल दिया। अब यहां पर हम साथ साथ लिख लें तो देखो, ग्लोमेरुलर ये क्या है, इसको आप बात करेंगे, दिस इज अंदर की तरफ आ रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल्स, मतलब आर्टरी, सबसे छोटा आर्टरी को आर्टेरियोल्स बोलते हैं। और ये जो आप ये बाहर निकल रहा है, एग्जिट,
तो इफरेंट आर्टेरियोल्स, तो देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हम लिखें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज इक्वल टू ब्लड माइनस प्लाज्मा प्रोटीन प्लस ब्लड सेल्स, मतलब सब कुछ पास हो जाएगा सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल को छोड़ के। तो यहां पर क्या लिख दें, प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब प्लाज्मा प्लाज्मा कॉमन मत ले लेना, ठीक। चलिए, तो ये था। नेक्स्ट कहां पहुंच गया, दिस फिल्ट्रेट रीच टू द बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल, तो अब बोमेन्स कैप्सूल में क्या क्या होगा, ग्लूकोज होगा, अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में K प्लस, H प्लस, Cl माइनस, HCO3 माइनस, ATC, क्लियर। वाटर्स होंगे, ठीक है, वाटर। ये नेक्स्ट आ गया, क्या हो गया दूसरा, रीअब्जॉर्प्शन, और इसको हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। तो देखो PCT, इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यहां पर सबसे ज्यादा। तो ध्यान रखिएगा, क्या रीअब्जॉर्ब कर लेगा, K प्लस, Cl माइनस, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इन सब का। तीसरा अब आ गए हम कहाँ, तीसरे में नहीं, PCT के बाद कौन आ गया, डिसेंडिंग लिम्स ऑफ हेनलेस लूप। ये क्या लिखिएगा, परमिएबल टू वाटर, मतलब यहां पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, एंड इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस या सॉल्ट। मतलब यहां से अब देखिए, फिल्ट्रेशन यहां आया, यहां आ गया। अब देखो हम क्या है, ब्लैक से बाहर की तरफ एरो दिखा रहे, मतलब रीअब्जॉर्प्शन। K प्लस भी रीअब्जॉर्ब हो गया, Cl माइनस भी रीअब्जॉर्ब हो गया, वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो गया, PCT में बात कर रहे हैं, ग्लूकोज भी हो गया, अमाइनो एसिड्स भी हो गया, क्लियर। अब यहां से रीअब्जॉर्प्शन देखिए, H2O, 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 पानी रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब इस ट्यूब से वाटर जा रहे हैं, मतलब मीडियम कैसा हो रहा है, नीचे आते आते हाइपरटोनिक। तो फिर यहां पर हाइपरटोनिक, तो सॉल्यूट का मूवमेंट। तो अगला क्या लिखेंगे, असेंडिंग के बाद, डिसेंडिंग के बाद असेंडिंग लिम्स। यहां पे लिखिएगा परमिएबल टू
electrolytes and impermeable to water, permeable to electrolytes and impermeable to water। तो देखिए ये चीज क्लियर है। तो देखो वहां पर अब ये आपको पता है, ये हटा रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं इसको, असेंडिंग, आपको पता है, ध्यान रखिएगा। अब देखो आगे क्या हो गया, फिर उसके बाद डीसीटी, रीएब्जॉर्प्शन occurs under influence of ADH, means एंटी डायूरेटिक हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन अकर्स, किस चीज का, वाटर, फिर क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स रीएब्जॉर्ब्ड। ठीक, आगे आ गया डीसीटी। तो डीसीटी के बारे में बात करें हम तो इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। यहां पर रीअब्जॉर्प्शन, डीसीटी ऊपर लिख लिया, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। अब आ गया कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट and reabsorption, reabsorption of ions means electrolyte under influence of aldosterone hormone, aldosterone hormone। ठीक है, तो ये चीज था। वाटर ऑल्सो रीअब्सॉर्ब्ड। क्लियर। तो इस तरीके से आप यहां पर पी Cl माइनस के प्लस वाटर H2O इस तरीके से दिखाती है। यहां पर भी H2O, Na प्लस Cl माइनस, कुछ यूरिया भी होता है, और फिर दोबारा यहां से ऐसे दिखाएं, ये यूरिया और दोबारा यहां चला जाता है। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए। क्लियर। अब देखो लास्ट जो आ रहा है वो उसको हम बोलते हैं थर्ड, सेलेक्टिव सिक्रीशन। क्या बोलेंगे, सेलेक्टिव सिक्रीशन। तो सेलेक्टिव सिक्रीशन मतलब कुछ सेलेक्टेड सिक्रीट होगा। क्लियर। तो देखो इन पीसीटी, NH3 and H plus secreted, and in DCT K plus and H plus secreted to maintain osmotic pressure and pH।
ऑस्मोटिक प्रेशर और पीएच को मेंटेन। तो जो अंदर की तरफ दिख रहा है देखो K प्लस H प्लस, इसी तरह यहां पे क्या दिखाएं NH3 और H प्लस। ये था, ये पूरा का पूरा क्या था प्रोसेस था यूरिन फॉर्मेशन में। एट लास्ट जो यहां से निकला रीअब्जॉर्ब होने के बाद ये क्या है यूरिन। अभी हम बात करेंगे कितना क्या होता है 1 से 1.8 लीटर अ डे होता है, लिख लीजिएगा 1 से 1.8 लीटर अ डे। इसका मतलब क्या हो गया देखो यहां पर, चलो ये लिख लो जल्दी से, उसके बाद आगे बात करें, हटाएंगे हम इसको। पहला अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा सेलेक्टिव सिक्रीशन। तो देखो यहां पर अगर हम बात करें टोटल रेनल वर्ड रिलेटेड टू किडनी, रेनल प्लाज्मा या रेनल फिल्ट्रेशन रेट कितना 180 लीटर अ डे। रेनल फिल्ट्रेशन 180 लीटर अ डे होता है। अब यहां से देखो डायग्राम हम बनाते हैं, इसी को सीधा करके। तो ये क्या है पोमेंस कैप्सूल। टोटल आप बात करें 100%, तो ये क्या है PCT, तो 80% रीएब्जॉर्प्शन, तो बचा कितना 20%। ये क्या है हेनलेस लूप, तो ये कितना 6% रीएब्जॉर्प्शन, बचा कितना 14, तो ये क्या हो गया DCT, तो यहां पर 9% रीएब्जॉर्प्शन, बचा कितना 5%, तो ये क्या हो गया कलेक्टिंग डक्ट, कितना 4%, 100% क्या है रेनल फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेट। क्लियर, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो यहां से जो आ रहा है वो क्या 1%, दैट इज यूरिन। तो क्या हो गया 1 से
1.8 लीटर अ डे यूरिन जो एक्सक्रीट होता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा इस तरीके से। अब हम बात करें यूरिन के बारे में, ये हटा दूं, यूरिन तो देखिए येलो कलर ड्यू टू यूरोक्रोम, याद रखिएगा, येलो कलर ड्यू टू यूरोक्रोम। फॉल स्मेल ड्यू टू यूरिया, याद रखिएगा। तो यूरिया अगर बात करें तो कितना, पर डे जो एक्सक्रीट होता है 25 to 30 ग्राम। आइए क्या होता है, एसिडिक पीएच होता है यूरिन का। क्लियर? और इनमें मैक्सिमम वाटर, यूरिया, कुछ यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, ठीक है, कुछ आयंस भी होते हैं, etc। तो ये सारी चीजें होते हैं एसिडिक इन नेचर, याद रखिएगा। वॉल्यूम हमने बता दिया कितना होगा, ये चीज। तो इसका मतलब क्या, 99% reabsorbed and remaining 1% excreted as urine। क्लियर? ये आ गया। तो इसके बाद जो है ना थोड़ा सा आपका प्लांट का बचा है यहां पर। अब हमने आपको बता दिया ये सारी चीजें। तो देखो यहां से एक बात आता है, यूरिनेशन तो हमने बता दिया आपको। देखो यहां पर एक बात आएगा, मिक्चुरेशन किसको बोलते हैं? अ टाइप ऑफ reflex action to release urine। a type of reflex action to release urine, that means release of urine को हम क्या बोलते हैं? micturiation। and urine formation को क्या हम बोलते हैं? urination। क्लियर? अब यहां पर इससे रिलेटेड एक डिजीज है, देखो। तो एक होता है डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस, याद रखिएगा। एक डायबिटीज मेलाइटस बताया था, ये क्या होता है? ड्यू टू हाइपो सिक्रीशन ऑफ एडीएच। एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको और क्या बोलते हैं? वेजोप्रेसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। सिक्रेट कहां? हाइपोथैलेमस होता है। तो यहां पर क्या होता है? एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन। तो मतलब बॉडी में वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? एक्सेस थर्स्ट, प्यास बहुत लगेगी।
एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन मतलब पॉलीयूरिया, इसको पॉली डिप्सिया बोल देंगे। दैट मीन्स इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम, ये था, तो ये आप लिख लें, ये उतार लें। फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखो यूरिन हो गया और इसके बाद किडनी का सारा फंक्शन हो गया, फिर इसके बाद डायबिटीज मेलाइटिस हो गया। फिर अब लास्ट जो है थोड़ा सा बचा है प्लांट के बारे में, तो अभी हम बात कर लेते हैं, जल्दी से आप उतारिए इसको, उसके बाद बात करते हैं। उतार लिया, चलो। तो देखो डायबिटीज मेलाइटिस याद, इंसिपिडस याद रखना। चलो अब हम बात करते हैं आगे, हटा दूं इसको। तो प्लांट में अगर हम बात करें एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीशन इन प्लांट, तो प्लांट में एज सच कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्लांट्स हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। तो देखिए रेस्पायरेटरी प्रोडक्ट, अब रेस्पायरेटरी प्रोडक्ट क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CO2 एंड वाटर। तो प्लांट कैसे करता है, एक्सक्रीट थ्रू सिंपल डिफ्यूजन बाय स्टोमेटा। तो वाटर क्या इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर कर देगा, तो ठीक है, तो लिखिएगा, एक तो क्या ट्रांसपीरेशन हो गया, मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और ये क्या हो गया, थ्रू मेटा, और ये क्या है, डिफ्यूजन। अब देखिए कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, तो देखिए मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स, accumulate in veins and ventlets of petioles लीफ, ठीक है, जहाँ से लीफ स्टेम से अटैच्ड होता है। फिर क्या हो जाता है, that parts become dead and leaf fall off, टूट जाएगा। क्लियर, ये चीज। तो ये जो है मेटाबॉलिक वेस्ट, अब उसका हम बात कर लें क्या, यूजेस भी बात कर लें। तो जैसे क्या हो गया, रबर, ठीक है, सॉरी लेटेक्स, ठीक है, और क्या है, लेटेक्स हो गया, रबर फॉर्मेशन हो गया, और बात करेंगे
क्यूनिन, टू ट्रीट मलेरिया, और क्या हो गया, क्यूनिन हो गया, फिर क्या हो गया, पोपी प्लांट्स का मॉर्फिन हो गया। ठीक है, किस तरह, पेन किलर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। रेजिन जो है, पेंट, टेनिन, इंक बनाने में, ये सारी चीज़ें इसका ये होगा। फिर उसके बाद चलो लिख लो। तो ये था, मतलब एज सच अगर बात करें तो कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता एक्सक्रीशन करने के लिए प्लांट में। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो प्लांट जो है, प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट वेस्ट products through roots into soil। ठीक, कैल्शियम ऑक्सलेट, ये क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है जिसको रेफिड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लें, कैलो केसिया, अनियन, ये क्या क्रिएट करता है, ईचिंग कॉज करता है, ये सारी चीज़ें। तो ये था एक्सक्रीशन इन प्लांट। और नेक्स्ट जो है, जो लास्ट टॉपिक आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम बन के रहे वो क्या है, देखो बात करें तो वहाँ पर, या पहले उतार ले फिर उसके बाद बात करेंगे, डायलिसिस है। ठीक है, तो डायलिसिस क्या है, एक्सक्रीशन, नॉर्मली एक्सक्रीशन कौन कर रहा है, किडनी। ह्यूमन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होता है और उसका किडनी का काम प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अब क्या है, किडनी काम करना बंद कर दे या सही से काम नहीं करे तो वहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल क्या होता है, किडनी ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो उसको हम डायलिसिस बोलते हैं या आर्टिफिशियल किडनी बोलते हो। आउटसाइड द बॉडी होता है पूरा, क्या एक सिस्टम बना होता है, मशीन होता है, डायलिसर मशीन बोलते हैं। वहाँ पर क्या होता है, पूरा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग करते हैं, एक तरफ से प्योर इम्प्योर ब्लड लगता है, फिर दूसरी तरफ से प्योर ब्लड। अब बॉडी से बाहर ब्लड को निकालने हैं तो ब्लड को क्लॉट होने से रोकना है, तो क्या हम डालते हैं उसमें, नेचुरल एंटीकोगुलेंट डालेंगे। अब क्या है, ब्लड में नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपेरिन होता है तो सिंथेटिक हम दे देंगे कैल्शियम ऑक्सलेट का, और क्या है, सिट्रेट हो गया, ये सारी चीज़ें, या सोडियम, ये सोडियम EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, ये सब देके ब्लड को क्लॉट करने से रोकेंगे और ये पूरा ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। सारे मैकेनिज्म इस तरीके से हैं। तो ये आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं, ये चीज़ तो ये आप उतार लें।